हेलो गाइज। तो मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत वेलकम है। यदि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें, क्योंकि हम आज लेकर आए 50 क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी और सेरोलॉजी से। ठीक है, यानी बायोकेमिस्ट्री से 17, हिस्टोपैथोलॉजी से 18 और सेरोलॉजी से 15 क्वेश्चन, यानी टोटल आज 15 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू विद ऑप्शन के साथ और आंसर के साथ। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बायोकेमिस्ट्री से, विच एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड मार्कर ऑफ हेपेटोसेलुलर इंजरी, यानी किस एंजाइम का यूज हम लोग कॉमनली करते हैं जब हेपेटोसेलुलर इंजरी हमारा होता है, उनका मार्कर होता है तब। ठीक है, ALT, एमएलआईज, लाइपीज, सीकेएमबी, इसका राइट आंसर होगा ALT। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रेंज इन अडल्ट अप्रोक्स, यानी अडल्ट में नॉर्मल रेंज कितना होता है ग्लूकोज का। इनका पहले आंसर दिया चुका है, तो इनका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 20 से 40 mg पर डीएल, 17 से 99 mg पर डीएल, 120 से 160 mg पर डीएल, 180 से 220 mg पर डीएल। यानी कि जब नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, ग्लूकोज लेवल जब होता है हमारे बॉडी में अडल्ट में, तो कितना होता है जब फास्टिंग में, यानी कुछ खाया पिया नहीं रहता, यानी फास्टिंग मोड में रहता है, उपवास मोड में रहता है, तो तब उसका होना चाहिए 17 से 99 के बीच में। ठीक है, यदि 100 से प्लस जाता है 10-20 तो उतना मायने नहीं है, 5-10 फ्लक्चुएट कर लगता है, लेकिन 120 से प्लस जाता है तो उनको शुगर ग्लूकोज उनकी बॉडी में प्लस पॉइंट में है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच लाइपोप्रोटीन इज नाउ एज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी विच लाइपोप्रोटीन इज नाउ एज द बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा लाइपोप्रोटीन है जिसे हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। HDL, VLDL, LDL, चाइलोमाइक्रोन, तो इसका आंसर होगा LDL। और ये जो लो होता है उसे हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल से जानते हैं, और HDL जो होता है हाई होता है उसे हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब पूछे गुड तो हाई होगा, जब पूछे बैड तो लो होगा, यानी इसका उल्टा हो, तो जब भी कोई पूछे बैड तो हाई नहीं होता है, लो होता है, LDL होता है। और जब कोई उससे अच्छा पूछे, गुड पूछे, तो HDL होता है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, HbA1c रिफ्लेक्ट एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर एब्स्टोमेट्री, यानी कि उनका जो रिफ्लेक्ट एवरेज रेंज होता है ग्लूकोज का वो कितना होता है, अनुमान लगाने बोलता है वो कितना होता है रेंज। ठीक है, तो 1 वीक, 2 से 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, यानी जो उनका रिफ्लेक्ट एवरेज होता है रेंज की इतना दिन का, वो कितना दिन का एवरेज वो रेंज कवर कर सकता है कि उसके पहले ग्लूकोज था या नहीं था, कितना था नहीं था, तो वो कितना रेंज होता है, तो वो 2 से 3 महीना, यानी 3 महीने के पीछे बताता है। तो इसमें मेरा ऑप्शन बी है, 2 से 3 मंथ, यानी 2 से 3 महीने का एवरेज रेंज को बताता है HbA1c टेस्ट जब हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं तब। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि विच एंजाइम मस्ट क्लोजली एसोसिएट विथ एक्यूट पैनक्रियाटिक, यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सब मस्ट है और क्लोजली एसोसिएट विथ एक्यूट पैनक्रियाटिक के साथ क्लोजली होता है, यानी उसके साथ मिल घुल के रहता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक। ALT, ALP, लाइफीज, सीके, तो इसका राइट आंसर होगा लाइपीज। ऐसा एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक के साथ यानी घुल मिल के रहता है, उसके साथ एकदम एक फ्रेंडली की तरह रहता है। द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन एक्यूट प्रेशर, यानी एक्यूट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो मेजर यानी बड़ी संख्या में होता है, यानी बड़े पैमाने पे होता है, तो ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फाइब्रोनोजन, हीमोग्लोबिन, तो इसका राइट आंसर होगा एल्बुमिन। एल्बुमिन एक ऐसा चीज है जो प्लाज्मा प्रोटीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है एक्यूटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। विच स्टेट इज कॉमनली यूज्ड टू असेस ग्लोमर्कुलर फिल्ट्रेशन, ऐसा कौन सा कॉमनली यूज हम लोग करते हैं, एसिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यूज करते हैं जो कॉमनली यूज होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, तो उसका सीरम क्रिएटिन, सीरम एनालाइज, बिलिरुबिन, ALT, तो इसका राइट आंसर होगा सीरम क्रिएटिन। एक ऐसा चीज है जो कॉमनली यूज होता है ग्लोमर्कुलर फिल्ट्रेशन में काम आता है। बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस मैनली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ, यानी एक कौन ऐसा जो होता है जो मैनली प्रोड्यूस, यानी बिलिरुबिन को प्रोड्यूस करता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी वो टूट बिखर जाता है। जैसे लोगों का होता है कि किसी को
एक दूसरे के चलते उसे मनाने के लिए किसी का मन उदास, सारे चुट टूट जाए, तो उसी तरह बिलिरुबिन जब बनाता है बॉडी में, तो ऐसा कौन सा है जो टूट जाता है, बिखर जाता है? एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब बिलिरुबिन जब प्रोड्यूस होता है तो मेनली ब्रेक डाउन होता है, हीमोग्लोबिन टूट के बिखर जाता है, यानी टूटने लगता है। विच इलेक्ट्रोलाइट इज द मेजर इंट्रासेलुलर कैशन, यानी कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो मेजर इंट्रासेलुलर कैशन के होता है, कौन ऐसा, किस चीज पे होता है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। राइट आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम ऐसा चीज है जो इलेक्ट्रोलाइट मेजर इंट्रासेलुलर कैशन होता है और उसके साथ रहता है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ रहता है पोटेशियम। द end प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज हुमेनिज, यानी कि ऐसा कौन सा मेटाबॉलिज्म होता है जो हुमेन में होता है, जो लास्ट में प्रोड्यूस यानी लास्ट में बनता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म हुमेन में। ठीक है, तो उनका राइट आंसर यूरिया, क्रेटीन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन। तो इनका राइट आंसर होगा आपका यूरिक एसिड। एक ऐसा चीज है जो प्यूरिन यानी लास्ट में मेटाबॉलिज्म यानी ह्यूमन के बॉडी में सबसे लास्ट में प्रोड्यूस होता है या लास्ट में फिल्ट्रेशन का काम होता है यूरिक एसिड। ठीक है, which enzyme is useful marker of कोलेस्टिसिस, यानी कोलेस्टिसिस का मार्कर यूजफुल के लिए किस एंजाइम पर निर्भर होता है, किस एंजाइम पर निर्भर रहता है जब कोलेस्ट्रॉल का मार्कर यूजफुल यानी उपयोग में आता है हमारे, तब ALP, CK, LDH, एमिलेज। तो इसका राइट आंसर होगा ALP। ठीक है, द प्रिंसिपल नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेटेड बाय द किडनीज, यानी ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसा कौन सा सिद्धांत पे काम करता है जो नाइट्रोगोनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रेडिट करने का काम किडनी करता है? तो वो है यूरिया, ग्लूकोज, एल्बुमिन, बिलिरुबिन। तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया, यानी यूरिया जो होता है नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रेडिट करता है किडनी, वो करता है यूरिया के प्रिंसिपल बेसिक पे, यानी यूरिया का फिल्ट्रेशन काम करने का काम करता है कौन, किडनी। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एबोर्शन, यानी कि कैल्शियम एबोर्शन का इसेंशियल विटामिन किस विटामिन पे आधारित है? एसेंशियल, जब हम लोग कैल्शियम एबोर्शन इसेंशियल जब हम लोग काम करते हैं, कैल्शियम एबोर्शन का काम करते हैं, तो वो किस विटामिन पे आधारित रहता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12। इनका राइट आंसर होगा विटामिन डी, यानी विटामिन डी जब होता है तब इसेंशियल फॉर कैल्शियम एबोर्शन का काम करता है, तो वो विटामिन डी काम करता है। A rich troponin level is must strongly associated with injury to the liver, kidney, कार्डियक मसल, पेनक्रियाज। इनका राइट आंसर होगा कार्डियक मसल। एक ऐसा चीज है जो ट्रोपोनिन लेवल को मस्ट स्ट्रांगली यानी मजबूत बनाने का काम करता है। जब हमारे एसोसिएटेड इंजरी जब होता है तब कार्डियक मसल जो होता है वो हमारे ट्रोपोनिन के लेवल को मस्टली यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाने का काम करता है कौन, कार्डियक मसल्स। which sample is generally preferred for many routine serum chemistry test, यानी कि जब भी हम लोग सैंपल को जनरली प्रीफेयर करते हैं मेनी रूटीन बहुत सारे रूटीन को सीरम केमिस्ट्री टेस्ट के लिए, तो वो किस सैंपल के लिए हम लोग यूज करते हैं? सीरम के लिए, CSF के लिए, अस्पर्टम के लिए, यूरिनोल के लिए। तो हम लोग वो सीरम यानी सीरम सैंपल जो होता है उसको जनरली हम लोग प्रीफेयर करते हैं मेनी रूटीन के लिए, जैसे सीरम केमिस्ट्री टेस्ट के लिए हम लोग करते हैं। विच हार्मोन लोअर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, किस हार्मोन को लोअर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन का काम करता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज को लो करने का काम करता है? तो ग्लूकेजोन, कोर्टिसोल, इंसुलिन, एड्रेनालाइन। तो इंसुलिन जो होता है वो शुगर का दुश्मन होता है, यानी हम लोग सुने हैं कि इंसुलिन उसको पड़ रहा है, इंसुलिन से शुगर उसको कंट्रोल है। तो इंसुलिन यानी जब भी ग्लूकोज कंट्रेक्शन का काम करता है तो ऐसा कौन सा हार्मोन, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो उसे कम कर देता है। क्रेटिन इज फॉर्म मैनली फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ, यानी क्रेटिन जो ऐसा होता है फॉर्म जो मैनली बनता है वो किस मेटाबॉलिज्म के आधार पर बनता है, किस मेटाबॉलिज्म का होता है? तो मसल क्रेटिन, हीमोग्लोबिन, बाइल एसिड, फैटी एसिड। यानी वो मसल क्रेटिन का मेटाबॉलिज्म से जनरली वो क्रेटिन बनता है, किससे बनता है? तो मसल क्रेटिन से।
अब हिस्टोपैथोलॉजी का है, द रूटीन फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट कॉमनली यूज द हिस्टोपैथो इच। ऐसा रूटीन जो हम लोग होता है फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट करते हैं, जिससे कॉमनली यूज हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं, तो वो कौन सा रूटीन है जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं? 10% न्यूट्रिएंट बफर फॉर्मेलिन, मेथेनॉल, एसीटोन और ग्लूट्रेडिहाइड ओनली। तो ऐसा सा कौन सा रूटीन ऐसा हिस्टोपैथोलॉजी में ऐसा कौन सा केमिकल या क्या है वो जो हम लोग रूटीन के आधार पर फैक्ट्री पे कॉमनली यूज हम लोग उसको करते हैं? तो वो उसका है राइट आंसर 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन। ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ टिश्यू फिक्सेशन इज टू, यानी जब हम लोग मेन पर्पस होता है जो टिश्यू फिक्स होता है तो उनका मेन पर्पस क्या होता है? इंक्रीज टिश्यू साइज होता है, ये प्रिफेयर टिश्यू आर्किटेक्चर होता है, रिमूवल और प्रोटीन होता है। तो इनका राइट आंसर होता है डिजॉल्व प्रिजर्व टिश्यू आर्किटेक्चर। यानी जब भी मेन पर्पस होता है, जब टिश्यू फिक्सेशन होता है तो उनका मेन पर्पस होता है कि प्रिजर्व करें टिश्यू आर्किटेक्चर के लिए वो प्रीफेयर करें। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कट थिन टिश्यू सेक्शन इज कॉल्ड इज। जब हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट से यूज कर रहे थे तब जब हम लोग टिश्यू एकदम थिन कट करते हैं, थिन एकदम पूरा पतला हम लोग टिश्यू को काटते हैं, तो उस सेक्शन को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज, माइक्रोटॉम, कोलरीमीटर, ऑटोक्लेव। तो इसको हम लोग माइक्रोटॉम कहते हैं। जब भी हम लोग टिश्यू को थिन यानी बहुत पतला कट करते हैं या काटते हैं तो उसे हम लोग माइक्रोटॉम कहते हैं। रूटीन प्रेफियन सेक्शन आर कॉमनली कट ए एप्रोमिस्टली, यानी जब भी हमारा रूटीन जब हम लोग प्रेफियन सेक्शन करते हैं तो कॉमनली हम लोग कितना काटते हैं, उनका कोई रेशियो होता होगा, उनका कोई डायग्राम होता है कितना हम लोग नैनोमीटर या कितना हम लोग डायमीटर कितना सेंटीमीटर काटते हैं। तो इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3 से 5 माइक्रोमीटर, 20 से 30 माइक्रोमीटर, 50 से 100 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इनका राइट आंसर होगा 3 से 5 क्यू माइक्रोमीटर। The routine stain with the demonstrated generally tissue architecture is, यानी ऐसा कौन सा हम लोग यूज करते हैं, ऐसा कौन सा टेस्ट करते हैं, रूटीन स्टेन टेस्ट करते हैं जिससे कि डेमोस्ट्रेट जनरली टिश्यू आर्किटेक्चर के लिए यूज हम लोग करते हैं? तो एच ए नहीं, ग्राम स्टेन, जेल्सल नेल्सन एंड पास ओनली। तो हम लोग एच एंड ई स्टेन यूज करते हैं जनरली डेमोस्ट्रेट जनरल टिश्यू आर्किटेक्चर करने के लिए। ठीक है। इन एच एंड ई स्टेनिंग न्यूक्ली आर मैनली स्टेन, यानी जो एच ई स्टेनिंग है वो न्यूक्ली आर मैनली किस स्टेन के लिए होता है? तो पिंक होता है, ब्लू पर्पल होता है, येलो होता है या फिर ग्रीन होता है? तो इनका राइट आंसर होगा ब्लू पर्पल होता है। इन एच एंड ई स्टेनिंग साइटोप्लाज्म इज जनरली स्टेन, यानी जो होता है एच ई स्टेनिंग होता है वो साइटोप्लाज्म में जनरली किस स्टेन के लिए यूज होता है, किस कलर के स्टेनिंग के लिए यूज होता है, उनका जनरली कलर क्या होता है? ब्लू पर्पल, पिंक, ब्लैक, ब्राउन। तो इनका आंसर होगा पिंक। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम टिश्यू बिफोर प्रेपरिंग इनफिल्ट्रेशन इज, यानी जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं तो रिमूविंग वाटर, यानी जब हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं टिश्यू से तो उसको प्रेपरेन फिल्ट्रेशन का काम करता है। उसके पहले क्या होता है, उस प्रोसेस को उसके पहले प्रोसेस हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लीनिंग एंड सेक्शनिंग। तो इनका राइट होगा डिहाइड्रेशन का काम हम लोग करते हैं, यानी उसे वाटर को रिमूव करने का काम होता है। यानी जैसे जनरली कि रिमूव करते हैं या तो वाटर हमारे बॉडी में कम होता है, डिहाइड्रेशन करते हैं, उसी तरह जब उससे स्टैनिंग से हम लोग रिमूव करते हैं तो वो स्टैनिंग ही होता है, यानी डिहाइड्रेशन ही कहलाता है। एक्सेलिन इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग टिश्यू प्रोसेस एज, यानी कि जब भी हम लोग एक्सेलिन कॉमनली यूज करते हैं ड्यूरिंग तो टिश्यू के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्सेटिव, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट या फिर स्टेन उसको कहते हैं। तो उसे क्लियरिंग एजेंट, यानी एक्जिलिन को जब हम लोग कॉमनली यूज करते हैं टिश्यू को प्रोसेस करने के लिए तो उसे हम लोग कहते हैं क्लियरिंग एजेंट कहते हैं। द पर्पस ऑफ पैराफिन एम्बेडिंग इज टू, जब भी हम लोग पर्पस रहता है, जब भी पैराफिन एम्बेडिंग करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? जब भी पैराफिन हम लोग एम्बेडिंग करते हैं तो मेरा पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ सेक्शनिंग डाइजेस्टिव टिश्यू,
या स्टैन निकुलिए या रिमूव कैल्शियम, तो हम लोग का उनमें रहता है प्रिफरिंग एम्बेडिंग। जब हम लोग पर्पस करते हैं हम लोग को एक ही पर्पस रहता है कि प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सेक्शनिंग, यानी जो भी हम लोग सेक्शनिंग करते हैं उसका सपोर्ट प्रोवाइड के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। आणि ए कॉमनली यूज स्टैंड फॉर द डेमोस्ट्रेटिंग एसिड फास्ट बैकली इज, यानी जब हम लोग कॉमनली यूज करते हैं स्टैंड को तो डेमोस्ट्रेट जो एसिड फास्ट बैकली होता है वो क्या होता है, पास होता है, जेल्सन निल्सन होता है, एच एंड ई होता है, या फिर मैनसून ट्रेमियो होता है। तो इनका राइट होगा जेल्सन निल्सन स्टैंड होता है जब हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, जेल्सन निल्सन स्टैंड को ही यूज करते हैं डेमोस्टिक एसिड फास्ट बैकली के लिए। ठीक है। पीएस स्टैंड इज द पार्टिकुलरली यूजफुल ये डेमोस्टिंग, यानी कि जब हम लोग पीएस स्टैंड करते हैं तो पार्टिकुलरली यूज होता है डेमोस्टिन के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं या किसके लिए करते हैं, ग्लाइकोन एंड फंगी के लिए, कैल्शियम ओनली के लिए, आयरन ओनली के लिए, या फिर लिपिड ओनली के लिए। तो हम लोग गाइकोन एंड फंगी के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। द डिक्लेसिफिकेशन ऑफ बोन टिश्यू इज परफॉर्म टू रिमूव, जब हम लोग बोन को टिश्यू से रिमूव करते हैं, टिश्यू बोन को हम लोग जब रिमूव करने का काम करते हैं, परफॉर्म करने का काम करते हैं, तो उसे डिक्लेसिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग उससे रिमूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम सॉल्ट, या फिर ग्लाइकोजोन, या फिर डीएनए। तो कैल्शियम सॉल्ट, जब भी हम लोग बोन से कोई भी टिश्यू को हटाते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं या रिमूव करते हैं डिक्लेसिफिकेशन के लिए, तब उसे हम लोग कैल्शियम सॉल्ट रिमूव करते हैं उससे। ये टिश्यू प्रोसेसर इज प्राइमरीली यूज फॉर, यानी जो ये टिश्यू होता है वो प्रोसेस प्राइमरीली यूज किसके लिए होता है, यानी ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए, या फिर सेल काउंटिंग के लिए, या फिर बैक्टीरियल कल्चर के लिए। तो ये जो हम लोग करते हैं टिश्यू प्रोसीजर का प्राइमरीली यूज करते हैं टिश्यू प्रोसीजर, वो होता है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग का काम हम लोग करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द कवर स्लिप इज टू, यानी जो मेन पर्पस होता है जो कवर स्लिप का वो क्या होता है, प्रोटेक्ट द टिश्यू सेक्शन एंड इम्प्रूव माइक्रोस्कोपी होता है, फिक्स टिश्यू केमिकली होता है, या फिर रिमूव पैराफिन होता है, या डीक्लेसिफाई टिश्यू होता है। तो इनका राइट आंसर होगा प्रोटेक्ट द टिश्यू सेक्शन फॉर इम्प्रूव माइक्रोस्कोपी होता है। ठीक है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कॉमनली यूज एंटीबायोटिक टू डिटेक्ट, यानी जब हम लोग इम्यूनोहिस्टोपैथोलॉजी कॉमनली यूज करते हैं तो कौन सा एंटीबॉडी हम लोग डिटेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू एंटीजन, ग्लूकोज ओनली, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया। स्पेसिफिक टिश्यू एंटीजन हम लोग डिटेक्ट करते हैं जब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कॉमनली हम लोग यूज करते हैं तब। ये बायोप्सी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी जो हम लोग बायोप्सी करते हैं वो बेस्ट डिस्क्राइब किसके लिए, यानी बायोप्सी किस टेस्ट के लिए, बायोप्सी किसका हम लोग करते हैं, तो वो उन्हें रिमूवल ऑफ टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन, या फिर कलेक्शन ऑफ यूरिन का करते हैं, या फिर ब्लड कल्चर का करते हैं, या फिर सीरम सेपरेशन का करते हैं। तो हम लोग रिमूवल ऑफ टिश्यू एग्जाम्पल, जब हमारे बॉडी से कोई भी टिश्यू काट के निकाला जाता है या सर्जरी माध्यम से, ओटी माध्यम से, बायोप्सी या इंडोस्कोपी या किसी भी प्रकार से जब हमारे बॉडी से कोई भी टिश्यू निकाला जाता है तो उसका एग्जामिनेशन जब हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग बायोप्सी कहते हैं। फ्रोजन सेक्शन एग्जामिनेशन इज स्पेशली यूज फॉर, जब हम लोग जब फ्रोजन सेक्शन एग्जामिनेशन करते हैं तो स्पेशली यूज फॉर किसके लिए करते हैं, रैपिड इंट्रापेरेटिव डायग्नोसिस के लिए, लॉन्ग टर्म फिक्सेशन के लिए, रूटीन डिक्लासिफिकेशन के लिए, या फिर यूरिन एनालिसिस के लिए। तो इनका हम लोग यूज करते हैं रैपिड इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस के लिए। ठीक है। सेरोलॉजी प्राइमली डील विद द स्टडी ऑफ, यानी जो सेरोलॉजी होता है वो प्राइमली डील विद किस स्टडी के आधार पे होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इन सीरम में के स्टडी के लिए, यूरिन क्लिस्टर के लिए, या फिर टिश्यू आर्किटेक्चर के लिए, या ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी के लिए। तो ये हम लोग होता है एंटीजन एंटीबॉडी इन सीरम में जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी उसके प्राइमरी डील यानी उस स्टडी को हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी। एन एंटीबॉडी इज आल्सो नाउ एन इज, यानी एन एंटीबॉडी इन आल्सो नाउज, यानी कि एंटीबॉडी को हम और किस नाम से हम लोग जानते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर लैपिड। तो इनको इम्यूनोग्लोबुलिन का ही दूसरा नाम एंटीबॉडी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी को ही हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं। द इम्यूनोग्लोबिन डेट यूजुअली अपेयर फर्स्ट इन द प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, जब कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जिसका यूजुअली हम लोग फर्स्ट ऑफ प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स यानी फर्स्ट प्राइमरी इम्यूनो के नाम से रिस्पॉन्स करते हैं, तो आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम। इनका राइट आंसर होगा आईजीएम। जब भी कोई पूछे ये प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स करता है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, तो डायरेक्ट होता है आईजीएम।
द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन अक्रॉस द प्लासेंटा, आणि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस आणि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है? आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीए। तो इनका आंसर होगा आईजीए। आणि प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन होता है? आईजीएम। और क्रॉस प्लासेंटा को क्रॉस कौन कर सकता है? आईजीजी। ए पॉजिटिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन इंडिकेट, आणि जब भी रिएक्शन होता है इंडिकेट तो एग्लूटिनेशन आता है ए पॉजिटिव, तो वो विजिबली हम लोग क्या देखते हैं? विजिबली क्लम्पी पार्टिकुलर, कंप्लीटली हेमोलाइज ओनली, नो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, बैक्टीरियल ग्रोथ ओनली। तो इनसे देखते हैं विजिबल क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स। एलेजा स्टैंड फॉर, एलेजा का फुल फॉर्म हम लोग क्या होता है? एलेजा का पूरा नाम क्या होता है? उसको किस नाम से जानते हैं? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एस्पर्टिएसिस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सीरम एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइट लिंक्ड इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम एसी, एंजाइम लेवल स्टोपिड सीरम एसी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी। द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन जनरली, जो एंटीबॉडी और एंटीजन होता है वो जनरली किस पे रिएक्शन करता है? ठीक है, तो वो होता है स्पेसिफिक पे, नॉन स्पेसिफिक पे, रैंडम या अनरिलेटेड टू एंटीजन। तो ये होता है स्पेसिफिक रीजन के कारण ही उनमें रिएक्शन होता है। आर्यूमेटोटेट फैक्टर इज मोस्ट कॉमनली एन एंटीबॉडी डायरेक्ट अगेंस्ट, आणि जब RH होता है फैक्टर, जो RH फैक्टर होता है वो मोस्ट कॉमनली किस एंटीबॉडी डिटेक्ट के अगेंस्ट होता है? IgA FC पोर्सन, IgM FC पोर्सन, एल्बुमिन कंप्लीमेंटेड C3 ओनली। तो ये होता है IgG FC पोर्सन पे होता है जब उनमें RH फैक्टर को कॉमनली एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है उसके अगेंस्ट में। द VDR टेस्ट यूज एन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर, VDR टेस्ट किसकी स्क्रीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं? सिफिलिस, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटिक बी। तो इनका राइट आंसर होगा सिफिलिस, आणि सिफिलिस के लिए हम लोग सिफिलिस का स्क्रीन करने के लिए VDRL टेस्ट करते हैं, आणि भेंडरा डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी। द विडाल टेस्ट इज ट्रेडिशनली एसोसिएट विथ डायग्नोसिस, आणि जो हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं वो किस डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं? टाइफाइड फीवर के लिए, सिफिलिस के लिए, डेंगू के लिए या रेबीज के लिए? तो होता है टाइफाइड फीवर के लिए हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं। ए रैपिड टेस्ट डिटेक्टिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV इज ए एग्जांपल ऑफ, आणि ये जो रैपिड टेस्ट होता है डिटेक्टिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV, तो एग्जांपल उसका क्या होता है? सेरोलॉजिकल टेस्टिंग का एग्जांपल होता है, हिस्टोलॉजिकल टेस्टिंग का एग्जांपल होता है, बायोकेमिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एग्जांपल है, या कल्चर ओनली होता है? इसका सेरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आता है कौन? HIV। द कंप्लीमेंट कंपोनेंट मस्ट एबुडेंटेंट इन सीरम इज, आणि सीरम में ऐसा कौन सा कंप्लीमेंट मस्ट एबुडेंटेंट होता है? तो C1, C2, C3, C9। तो C3 होता है। द विंडो प्रिपेयर इन द इन्फेक्शन डिजीज टेस्टिंग रेफर टू द पीरियड व्हेन होता है, आणि जब विंडो पीरियड होता है, जो विंडो पीरियड इन्फेक्शन डिजीज का फास्टिंग टेस्टिंग रेफर होता है, वो पीरियड क्या होता है? इन्फेक्शन में भी प्रेजेंट मट मार्कर नॉट इज डिटेक्टिव, या ट्रीटमेंट इज ऑलवेज इफेक्टिव, एंटीबॉडी आर परमानेंटली एब्सेंट होता है, या पेशेंट नेवर इन्फेक्टेड होता है। आणि वो विंडो पीरियड जब होता है, जब भी किसी को विंडो पीरियड में रखा जाता है, इन्फेक्शन डिजीज टेस्टिंग रेफर किस पीरियड के अंदर रहता है? तो वो रहता है इन्फेक्शन में भी, इन्फेक्शन हो भी सकता है प्रेजेंट में, बट द मार्कर इज नॉट डिटेक्ट, यानी अभी उनके मार्कर डिटेक्ट नहीं हुआ है, साइन इन्फेक्शन उनको प्रेजेंट में हो सकता है, इसलिए उनको विंडो पीरियड में रखा जाता है। ए टाइटर इज जनरली एक्सप्रेसेस एज, आणि ये जो टाइटर होता है जनरली एक्सप्रेसेस किसके कारण होता है? द हाईएस्ट रिजोल्यूशन गिवन इन स्पेसिफिक पॉजिटिव रिएक्शन के लिए, द टोटल सीरम वॉल्यूम के लिए, या फिर द पेशेंट एज के लिए, या फिर द इंक्यूबेशन टेम्परेचर के लिए? तो इनका राइट आंसर होगा द हाईएस्ट डाइल्यूशन गिवन ए स्पेसिफिक पॉजिटिव रिएक्शन के लिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, और उन्होंने क्या इम्प्रूव किस टॉपिक पे अगला MCQ लाएं वो जरूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे MCQ बना सकें।